हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रतिभा सिंह। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मूल पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, इस पुस्तक को काफी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। कई बार बच्चों के कंटिन्यू कमेंट्स आते हैं कि मैम, मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को तो पढ़ लिया, परंतु समझ में नहीं आता है कि कौन से तथ्य काफी महत्वपूर्ण है या फिर क्या पढ़े और क्या छोड़े। ठीक है, तो बच्चों, जब आप लोग इस क्लास को देखेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपके काफी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जिससे टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, यूपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर हिंदी साहित्य से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से हमें 2 से 3 प्रश्न तो जरूर देखने को मिल जाता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर मैंने सोचा कि क्यों ना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो मूल पुस्तक है उसे काफी विस्तार पूर्वक आप सभी को पढ़ा दिया जाए। और बच्चों देखिए, किसी भी पुस्तक को पढ़ने का 2 तरीका होता है। एक तो आप काफी डीपली अध्ययन कर रहे हैं, दूसरा सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के पर्पज से अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के पर्पज से पढ़ाई करेंगे। जो पहला मेथड है जिसमें हम लोग किसी भी पुस्तक का काफी डीपली अध्ययन करते हैं, वो भी काफी आवश्यक है, परंतु जब काफी कम समय रहे और हमारा सिर्फ और सिर्फ फोकस इस बात पर रहे कि क्या पढ़ना है जिससे हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए, तो उस समय हमें किसी भी पुस्तक को सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के पर्पज से पढ़ना चाहिए। एग्जाम के पर्पज से पढ़ने का मतलब है कि जब आप किसी पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो उसमें कौन से तथ्य महत्वपूर्ण है, किसी लेखक का जन्म कब हुआ है, उनकी कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, कौन सा कथन महत्वपूर्ण है, कौन सा तथ्य महत्वपूर्ण है, इन सभी बातों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। जब आप किसी पुस्तक को काफी विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं तो आपको ये काफी अच्छे से समझ में आ जाता है कि लेखक ने इस पुस्तक के लिए कहाँ कहाँ से सामग्री ली है, किन लेखकों को आधार बनाया है, उसकी अवधारणा क्या है, उसने किस तथ्य को महत्वपूर्ण माना है, तो ये भी काफी जरूरी है। और बच्चों, जब हम लोग किसी पुस्तक को काफी विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं ना, तो इनकेस मान लीजिए आप कभी किसी इंटरव्यू में गए और आपसे प्रश्न पूछ लिया गया कि वीर गाथा काल को आदिकाल क्यों कहा गया है, या फिर आदिकाल को वीर गाथा काल किन रचनाओं के आधार पर माना गया है, विस्तार पूर्वक बताइए। तो इसके लिए आपको किसी भी पुस्तक का जब तक आप डीपली अध्ययन नहीं किए रहेंगे तो आप इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, पर इस समय हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस पुस्तक को एग्जाम के पर्पज से पढ़ेंगे। जो भी तथ्य महत्वपूर्ण होंगे वो मैं आप लोगों को बताते हुए चलूंगी। ठीक, तो जो भी स्टूडेंट इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं या फिर इस चैनल पर नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप सभी को टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। और बच्चों, आज की इस क्लास में मैं ये जो मूल पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाऊंगी, ये पुस्तक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। इवन मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको कई सारे पीडीएफ नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएंगे। तो बच्चों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, इस पुस्तक को काफी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो बच्चों, हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक का प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। अब देखिए, पुस्तक के फ्रंट पेज से ही आपके 2 प्रश्न तैयार हो गए। सबसे पहला, तो हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1929 ईस्वी है। ठीक, आगे देखेंगे। तो बच्चों, हम लोग प्रथम संस्करण के वक्तव्य से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, हिंदी कवियों का एक वृत्ति संग्रह ठाकुर शिव सिंह सेगर ने 1833, जो कि गलत टाइप हो गया यहाँ पे होगा 1883 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। उसके पीछे 1889 में डॉक्टर सर ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा ही बड़ा कवि वित्त संग्रह निकाला। ठीक है, आगे देखिए। सन 1913 में इनकी सारी सामग्री का उपयोग करके मिश्र बंधुओं में 3 भाई शामिल थे। वो 3 भाई कौन कौन से, आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं बच्चों, SSG। ठीक है, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। ठीक है, तो इसे भी याद कर लीजिएगा। प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है, उनके नाम बताइए, या फिर कौन कौन शामिल है। तो आपको पता होना चाहिए कि श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, ये तीनों बंधु थे। ठीक है, आगे देखिए। अपना बड़ा भारी कवित्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद, जिसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का समावेश किया गया,
3 भागों में प्रकाशित किया गया। ठीक है, तो पहले मिश्रबंधु विनोद बच्चों 3 भागों में प्रकाशित हुआ, परंतु बाद में ये 4 भागों में प्रकाशित हुआ। ठीक है, कुछ समय बाद इसे 4 भागों में प्रकाशित कर दिया गया। आगे देखेंगे। अब बच्चों आप लोग इस पैराग्राफ को देखिए। इधर जब से विश्वविद्यालयों में हिंदी की उच्च शिक्षा का विधान हुआ, तब से उसके साहित्य के विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास की आवश्यकताओं का अनुभव छात्रों और अध्यापक दोनों कर रहे थे। आगे देखिए। शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य स्वरूप में ज्यों ज्यों परिवर्तन होते आए, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्यधारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रही हैं, उन सब के सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए सुसंगत काल विभाजन के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता है। 700-800 वर्ष की वंचित ग्रंथ राशि सामने लगी हुई थी। अब देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या बताया। 700-800 वर्ष की संचित ग्रंथ राशियों से इन्होंने अपनी इस पुस्तक में सामग्री को ग्रहण किया है। आगे देखिए। पर ऐसी निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता है। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम में गुथी उपयुक्त वित्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती हैं। सारे रचनाकार को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी ना देखना कि खंड के भीतर क्या आता है और क्या नहीं, किसी वित्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। ठीक है, आगे देखिए। अब बच्चों इस पैराग्राफ को देखिए। 5 या 1000 वर्ष हुए छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए। ये जो पुस्तक हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पढ़ रहे हैं, बेसिकली ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक तैयार किए गए नोट्स, ठीक है, तैयार किए गए थे, जिनमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जनसमूहों की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया गया था। हिंदी शब्द सागर हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास देना भी स्थिर किया गया। अतः एक नियत समय के भीतर ही यह इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा। साहित्य का इतिहास लिखने के लिए जितनी अधिक सामग्री मैं जरूरी समझता था, उतनी तो उस अवधि के भीतर इकट्ठी ना हो सकी, पर जहां तक हो सका आवश्यक उत्पादन रखकर कार्य पूरा किया। बच्चों अब आप इस पैराग्राफ को देखिए। पहले काल विभाजन को लीजिए। जिस काल विभाजन के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ती है, वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण इन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। इस प्रकार काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बनाया जा सकता है। किसी एक ढंग की रचना की प्रचुरता से अभिप्राय। बच्चों यहाँ पे प्रचुरता का अर्थ है अधिक। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ पर कहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में उनको कम से कम 10 से 12 ग्रंथ राजाओं की वीरता और उनकी प्रशस्ति से संबंधित मिली है। तो इसके आधार पर उन्होंने आदि काल को वीर गाथा काल नाम दे दिया है। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रचुरता से अभिप्राय यह है कि दूसरे ढंग की रचनाओं में चाहे किसी एक ढंग की रचना को ले, वह परिणाम में प्रथम के बराबर ना होगी। यह नहीं कि और सब ढंगों की रचनाएं मिलकर भी उसके बराबर ना होंगी। जैसे यदि किसी काल में 5 ढंग की रचनाएं 10, 5, 6, 7 और 12 क्रम में मिलती हैं, तो उस ढंग की रचनाओं की 10 पुस्तकें हैं, उसकी प्रचुरता कही जाएगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया है कि उन्होंने वीर गाथा काल को वीर गाथा काल क्यों माना है। तो बच्चों आगे देखिए। अब आप इस पंक्ति को देखिए। आदिकाल का नाम मैंने वीर गाथा काल रखा। देखिए, ये प्रश्न कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है। ठीक है, क्या आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है। ठीक, तो किसने कहा है बच्चों? शुक्ल ने कहा है। ठीक है, किसने कहा है? शुक्ल ने कहा है। और आदिकाल नाम किसने दिया है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। ठीक है, हजारी प्रसाद जी ने दिया है। तो इससे आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए।
उक्त काल के भीतर दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, अपभ्रंश की और देश भाषा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आदिकाल के अंतर्गत किन दो भाषाओं में रचना मिलती है, एक अपभ्रंश में, दूसरा देश भाषा में। ठीक है, अब देश भाषा किसे कहते हैं ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, देश भाषा बच्चों जो आम बोलचाल की भाषा होती है। बच्चों आप लोग ने माल्य अवस्थी का तो नाम जरूर सुना होगा, वो जो गायन कार्य करती है वो अपनी देश भाषा के अंतर्गत करती है। उनका एक काफी प्रसिद्ध गीत है, तेरे आने में तेरे जाने में लाखों का सावन जाए। ठीक है, तो ये जो उनका लोकगीत है ये देश भाषा के बोलचाल में है। अपभ्रंश की पुस्तकों में कोई तो जैन के धर्म तत्व निरूपण संबंधित हैं जो साहित्य की कोटि में नहीं आती और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए ही किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी रचनाओं में जैनों को स्थान नहीं दिया है। ठीक है, आगे देखिए, साहित्य कोटि में आने वाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकर दोहे हैं जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। ठीक है, अब साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 हैं। ठीक है, और ये काफी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन सी 4 साहित्यिक पुस्तकें हैं, इससे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। अब बच्चों इन चारों पुस्तक के नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। अब इन चारों पुस्तकों के नाम आपको किस प्रकार याद रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उन्होंने कौन से 4 साहित्यिक पुस्तकें मानी है। ठीक है, तो इसका मैंने एक ट्रिक बनाया था जिसके थ्रू मैंने खुद याद किया था, विजय हमारी की। ठीक है, इस ट्रिक के थ्रू आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक, विजय से हो गया विजयपाल रासो, हमारी हामिर रासो, की से कीर्ति लता, की से कीर्ति पताका। ठीक है, तो आप जब छोटे छोटे तथ्यों को एक कॉन्सेप्ट बनाकर या फिर कोई ट्रिक के थ्रू याद करेंगे बच्चों, तो आपको काफी लंबे समय तक याद रहेगा। इवन मैं भी, कोई भी रचनाएं होती हैं अगर मुझे काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है तो मैं कुछ ना कुछ ट्रिक बनाकर ही उससे याद करती हूँ। ठीक, आगे देखेंगे। और बच्चों इस पंक्ति को पढ़ने के बाद आपको एक दो तथ्यों को ध्यान में रखना है, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है, जैनों को साहित्य की कोटि से बाहर निकाल दिया है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस आचार्य ने जैनों को साहित्य की कोटि से बाहर निकाला है, तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। दूसरा प्रश्न कि किस आचार्य ने जैनों को साहित्य की कोटि में रखा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रखा है। आपको एक चीज काफी अच्छे से माइंड में फिट कर लेना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिन बातों को काटते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हीं बातों का हमेशा समर्थन करते हैं। देसी भाषा काव्य की 8 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। पहला है खुमान रासो, विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो जिसे हम आला खंड भी कहते हैं। और बच्चों ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि वर्षा ऋतु में कौन से गीत गाए जाते हैं। ठीक है, वर्षा ऋतु में कौन से गीत गाए जाते हैं, तो आला खंड। ठीक है, आगे देखिए, खुसरो की पहेलियां, उसके बाद विद्यापति की पदावलियां। ये जो 8 रचनाएं ये देसी भाषा के अंतर्गत आती हैं। इनके प्रश्न पूछ लेता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक के अनुसार देसी भाषा के अंतर्गत कौन से काव्य आते हैं, तो आपको इन 8 के नाम याद होने चाहिए। आगे देखेंगे। अब बच्चों आप इस पैराग्राफ को देखिए, इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण, निरूपण और नामकरण हो सकता है। कौन सी? ये जो 12 पुस्तकें हम लोगों ने पढ़ी थी, 8 ये और ऊपर के 4। ठीक है, आगे देखेंगे। इनमें से अंतिम 2, ठीक है, अंतिम के 2 यानी खुसरो की पहेलियां और विद्यापति, ठीक है, तथा विशल देव रासो को छोड़कर, विशल देव रासो को भी छोड़ दीजिए, यानी 3 पुस्तकों को छोड़कर, आगे देखिए, विशल देव रासो को छोड़कर शेष सब ग्रंथ वीर गाथात्मक ही है। अतः आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है। जिस सामाजिक या राजनीतिक परिस्थिति की प्रेरणा से वीर गाथाओं की प्रवृत्ति रही है, उसका सम्यक निरूपण पुस्तक में कर दिया गया है। अब बच्चों देखिए, ऊपर हम लोगों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 4 पुस्तकें पढ़ी, उसके बाद उसके नीचे जो देसी भाषा में लिखी गई थी उसमें कुल 8 पुस्तकें थी। ठीक है, इन सारी पुस्तकों में 3 पुस्तकों को छोड़कर, कौन सी 3 पुस्तकें? विशल देव रासो और विद्यापति की पदावली और आमिर खुसरो की रचना। ठीक है, इन तीनों को छोड़कर बाकी जितनी भी रचनाएं बनती हैं, उन सारी रचनाओं को आधार बनाकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है।
ठीक है। अब बच्चों इन केस एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहा गया, तो अब ये आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहा है। आगे देखेंगे। अब आप इस पंक्ति को देखिए। एक ही काल और एक ही कोटि की रचनाओं के भीतर जहां भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं चली हुई पाई गई, वहां अलग अलग शाखाएं करके सामग्री का विभाजन किया गया। जैसे भक्ति काल के भीतर पहले तो 2 काव्य धाराएं थी, ठीक है। भक्ति काल के अंतर्गत पहले कितनी काव्य धाराएं थी बच्चों? 2 काव्य धाराएं थी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, पहली थी निर्गुण काव्य धारा, दूसरी थी सगुण काव्य धारा, ठीक है, निर्दिष्ट की गई। फिर प्रत्येक धारा की 2-2 शाखाएं हो गई। यानी भक्ति काल में पहले सिर्फ और सिर्फ 2 धाराएं थी, एक तो निर्गुण धारा थी, दूसरा सगुण धारा थी, परंतु फिर उसे विभाजित कर दिया गया। यानी निर्गुण धारा की 2 शाखाएं और सगुण धारा की 2 शाखाएं। तो कौन कौन सी शाखाएं उसे देखेंगे हम लोग। देखिए, स्पष्ट रूप से लक्षित हुआ है निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेम मार्गी, जिसे हम सूफी शाखा भी कहते हैं, ठीक है। तथा सगुण धारा की 2 शाखाएं हो गई, कौन कौन सी? राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा। इन धाराओं और शाखाओं की प्रतिष्ठा यूं ही मनमाने ढंग पर नहीं की गई है। उनकी एक दूसरे से अलग करने वाली विशेषताएं अच्छी तरह दिखाई भी गई हैं और देखते ही ध्यान में भी आ जाएंगी। अब देखिए बच्चों, इस पैराग्राफ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये बताया कि सबसे पहले तो जो भक्ति काल था, ठीक है, भक्ति काल को यूं ही भागों में विभाजित नहीं कर दिया गया है। पहले तो भक्ति काल 2 भागों में था, निर्गुण धारा और सगुण धारा, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया कि निर्गुण धारा को 2 भागों में और सगुण धारा को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। निर्गुण धारा के अंतर्गत आपका ज्ञानश्री शाखा और प्रेम मार्गी, जिसे हम सूफी काव्य धारा कहते हैं, ठीक है। सूफी काव्य धारा का जो सबसे प्रसिद्ध कवि है वो है मलिक मोहम्मद, जैसे जिनकी काफी प्रसिद्ध रचना है पद्मावत, ठीक है। उसके बाद आता है सगुण धारा। सगुण धारा को 2 भागों में बांट दिया गया, एक तो राम भक्ति शाखा, दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आपके तुलसीदास काफी प्रसिद्ध कवि आते हैं, वही कृष्ण भक्ति के अंतर्गत सूरदास काफी प्रसिद्ध कवि है, ठीक। तो इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर रामचंद्र शुक्ल ने बताया कि भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया और यूं ही नहीं बांट दिया गया। जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसे क्यों 2 भागों में बांटा गया और 2 से क्यों 4 भागों में किया गया। अब बच्चों आगे देखिए, रीति काल के संबंध में 2 बातें और कहानी है। इस कहानी के कवियों के परिचयात्मक वृत्ति की छानबीन में मैं अधिक नहीं प्रवृत्त हुआ हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, ना कि कवि कीर्तन करना, ठीक है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, ना कि कवि कीर्तन करना। यह कथन किसका है? तो ये कथन बच्चों शुक्ल का है, ठीक है। आगे देखिए, अतः कवि के परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्र बंधु विनोद से ही लिया है। और ये कथन बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी हो, ठीक है, इन सभी एग्जामों में कई बार पूछा गया है। तो इस कथन को याद रखिएगा। और ये कथन किसका है? शुक्ल जी का। आगे देखिए, कहीं कुछ कवियों के विवरण में परिवर्तन और परिष्कार भी किया है, जैसे ठाकुर दीनदयाल गिरी, राम सहाय और रसिक गोविंद के विवरणों में यदि कुछ कवियों के नाम छूट गए या किसी कवि की किसी मिलती हुई पुस्तक का उल्लेख नहीं हुआ, तो इससे मेरी कोई बड़ी उद्देश्य हानि नहीं हुई। इस काल के भीतर मैंने जितने कवि लिए या जितने ग्रंथों के नाम दिए, उतने ही जरूरत से ज्यादा मालूम हो रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब आप इस पंक्ति को देख लीजिए एक बार। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। और बच्चों ये कथन भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, ठीक है। तो आप देखिए, एक एक पंक्ति से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा और यही सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर नहीं। आगे देखेंगे। अब बच्चों आप लोग इस पैराग्राफ को देखिए। हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 में जनवरी माह में निकल चुका है, ठीक है। इस अलग पुस्तक के संस्करण में बहुत सी बातें बढ़ाई गई, विशेषतः आदि और अंत में आदि काल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई, क्योंकि वह सदा से ही भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती रही है।
कवि परंपरा के बीच प्रचलित जनश्रुति कई ऐसे भाषा काव्यों के नाम गिनती चली आई है जो अपभ्रंश में है, जैसे कुमारपाल चरित। कौन सी रचना की बात हुई है? कुमारपाल चरित। हामिर रासो का पता नहीं है, पर प्रकृति पिंगल सूत्र, ठीक है। उलटते पलटते मुझे हामिर के युद्धों के वर्णन वाले कई बहुत ही ओजस्वी पद छंदों के उदाहरण में मिले। मुझे पूर्ण निश्चय हो गया है कि ये पद सारंगधर की प्रसिद्ध हामिर रासों के ही हैं। आगे देखिए, मिश्र बंधु के प्रकांड कवि वृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद का उल्लेख हो चुका है। रीति काल के कवियों का परिचय लिखने में मैंने प्राय उक्त ग्रंथ से ही विवरण लिया है। अब बच्चों इस पंक्ति को देखिए। इस पंक्ति से एग्जाम में कितने बार प्रश्न पूछा गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी रचना हिंदी साहित्य के इतिहास में कवियों का परिचय किस ग्रंथ से लिया है? तो मिश्र बंधु विनोद की पुस्तक से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कवियों का परिचय लिया है, ठीक है। आगे देखिए, राय साहब बाबू, श्याम सुंदर दास, बीए के हिंदी गोविंद रत्नमाला। अब देखिए, ये प्रश्न में कई बार पूछा गया है कि हिंदी गोविंद रत्नमाला किसकी रचना है? तो श्याम सुंदर दास की है, ठीक है। फिर राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि कविता कौमुदी किसकी रचना है? तो राम नरेश त्रिपाठी की है, ठीक है। उसके बाद वियोगी हरि जी का ब्रज माधुरी सार, ठीक है, काफी प्रसिद्ध है, से भी बहुत कुछ सामग्री मिली है, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे पहले तो जो कवियों का परिचय लिया है वो मिश्र बंधु विनोद की पुस्तकों से लिया है। उसके बाद उन्होंने श्याम सुंदर दास की पुस्तक हिंदी गोविंद रत्नमाला, राम नरेश त्रिपाठी की पुस्तक जिसका नाम है कविता कौमुदी, और वियोगी हरि जी की पुस्तक है ब्रज माधुरी सार, इन पुस्तकों से भी कुछ कुछ सामग्री उन्होंने अपनी इस पुस्तक में ग्रहण किया है, ठीक है। यानी उन्होंने इस पैराग्राफ में कहाँ से अपनी पुस्तक में तथ्यों को ग्रहण किया है उसका यहाँ पे उन्होंने रेफरेंस दिया है, ठीक है। आगे देखिए, अतः उक्त तीनों महाअनुभवों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय जिन कठिनता का सामना करना पड़ा उसमें मेरे बड़े पुराने मित्र केदारनाथ पाठक ही काम आए, ठीक है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि आधुनिक काल को लिखते समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जब कठिनाई हुई तो किसने उनकी मदद की? तो केदारनाथ पाठक ने मदद की, ठीक है। केदारनाथ पाठक ही काम आए, पर ना आज तक मैंने उन्हें किसी बात के लिए धन्यवाद दिया और ना अब देने की हिम्मत कर सकता हूँ। धन्यवाद को वह आजकल एक बदमाशी समझते हैं। आगे देखेंगे। तो बच्चों इस प्रकार जो प्रथम संस्करण का वक्तव्य था उसे हम लोगों ने काफी अच्छे से पढ़ लिया है। आगे देखेंगे बच्चों, ये जो टॉपिक है संशोधित और प्रवर्धित संस्करण के संबंध में दो बातें ये महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे काल विभाग, ठीक है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न पूछा जाएगा। आगे देखिए, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य, और ये कथन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कथन कम से कम टीजीटी, पीजीटी, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, इन सभी परीक्षाओं में कम से कम 5 से 6 बार पूछा जा चुका है। तो इस कथन को आप स्पेशली ध्यान में रखिएगा। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपराओं को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिवर्तन के अनुसार होती है, ठीक है। तो बच्चों इस कथन को आप स्पेशली ध्यान में रखिएगा और अपनी पुस्तक में इस कथन को काफी अच्छे से हाईलाइट करके इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। आगे देखिए, अब हम लोग हर एक काल का क्या समय है उसको देखेंगे। आदिकाल, आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल का है और समय क्या है 1050 से 1375 तक। कई बार प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद पूर्वी मध्यकाल जिसे भक्ति काल कहते हैं, इसका समय है 1375 से 1700 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल, ठीक है, इसका समय है 1700 से 1900 ईस्वी तक। आधुनिक काल जिसे हम गद्य काल कहते हैं 1900 से 1984 ईस्वी तक, ठीक है। आगे देखेंगे। तो बच्चों अब हम लोग आदिकाल का प्रकरण 1 देखेंगे, ठीक है, उसका सामान्य परिचय पढ़ेंगे। पहले देखिए इस पैराग्राफ को। और बच्चों इस पैराग्राफ से आपके एग्जाम में कम से कम 4 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं आगे भी। और जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको खुद रियलाइज होगा कि जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे वो इसी पैराग्राफ से पूछे गए थे, ठीक है। देखिए,
प्राकृत के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। ठीक है, उस समय जैसे गाथा गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा गया था। गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है। ये किसका कथन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, आगे देखिए, अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गीय बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की सातवीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। मुंज और राजा भोज के समय, इनका समय क्या था? 1050 संवत 1050, ठीक है, के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। आगे देखिए, अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हामिर देव के समय के कुछ पीछे तक का माना जा सकता है। अब देखिए बच्चों, यही से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि आदिकाल की समय सीमा क्या है? तो 1050 से 1375 तक। ठीक है, और कब से कब? महाराजा भोज के समय से लेकर हामिर देव के समय के कुछ पीछे तक का जो समय है वो आदिकाल का समय माना गया है। आगे देखेंगे, अब आप इस पैराग्राफ को देखिए। आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब मुसलमानों की चढ़ाइयों का प्रारंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बनती हुई पाते हैं। राजश्रित कवियों और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकर दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आशयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या वीर गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल नाम दिया है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम क्यों दिया है, ये भी आप देखिए। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में देखिए, जो आदिकाल के कवि थे वो अधिकतर राजाओं के दरबार में उनके साथ रहते थे। उनके धर्म, नीति, श्रृंगार, उनकी वीरता का काफी गुणगान किया करते थे। उनकी प्रशस्ति, उनकी विशेषताओं के बारे में अपनी रचनाओं में लिखा करते थे, जिसको आधार बनाकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को वीर गाथा काल नाम दिया। ठीक है, आगे देखेंगे। अब बच्चों, आप लोग इस पंक्ति को देखिए। दूसरी ओर जो आमिर खुसरो थे, ठीक है, वो कहाँ पे थे? दिल्ली में थे। ठीक है, दिल्ली में बैठी ऐसी बोलचाल की भाषा में वो पहेलियां और मुकरियां कह रहे थे। अब यहाँ पर आपके दो प्रश्न तैयार हो गए। सबसे पहले तो आमिर खुसरो कहाँ पे रह रहे थे? तो वो दिल्ली में रह रहे थे। ठीक है, और वो उनकी जो रचनाएं थी वो कैसी थी? वो आम बोलचाल की भाषा में थी। उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? पहेलियां और मुकरियां थी। ठीक है, उनकी इस पहेली को देखिए बच्चों, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। एक नर ने अचरज किया, सांप मरा पिंजरे में दिया। ठीक है, इस पहेली का सही उत्तर क्या होगा? आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे देखेंगे, इस पैराग्राफ को देखिए। सारांश यह कि अपभ्रंश की यह परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। एक ही कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषाओं का व्यवहार किया, पुरानी अपभ्रंश भाषा का और बोलचाल की देसी भाषा का। ठीक है, तो विद्यापति की रचनाओं बच्चों किन दो भाषाओं में मिलती है? अपभ्रंश भाषा में और देसी भाषा में। इन दोनों भाषाओं का भेद विद्यापति ने स्पष्ट रूप से सूचित किया है। अब उनकी इस पंक्ति को देखिए। पंक्ति कुछ इस प्रकार है, और ये पंक्ति बच्चों काफी महत्वपूर्ण है, कई बार टीजीटी पीजीटी पे पूछा जा चुका है। देसी बान सब जन मिठा ते तैसो जपो औहट्टा। तो इस पंक्ति को आप लोग स्पेशली ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे। अब देखिए, इस पैराग्राफ से आपके 2 से 3 प्रश्न तैयार हो गए। सबसे पहले तो विद्यापति दो प्रकार की भाषाओं में रचना करते थे। पहला है अपभ्रंश भाषा में, दूसरा है देसी भाषा में। ठीक है, और विद्यापति का काफी प्रसिद्ध जो कथन मैंने अभी आप सभी को बताया, देसी बान सब जन मिठा ते तैसो जपो औहट्टा। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए। तो बच्चों, अब आप लोग इस पैराग्राफ को देखिए, जो कि इस क्लास का अंतिम पैराग्राफ है। ठीक है, अर्थात देसी भाषा बोलचाल की भाषा
सबको मीठी लगती है, यानी जो हम लोगों की ओरिजिनल लैंग्वेज होती है या फिर हम जहाँ के भी हो, जैसे जो बिहार के होते हैं उनको बिहारी लैंग्वेज काफ़ी अच्छी लगती है, भोजपुरी काफ़ी अच्छी लगती है, जो असम के होते हैं उनको असमिया काफ़ी अच्छी लगती है। तो जो बच्चों जो इंसान की अपनी जो देसी भाषा है वो हर किसी को काफी मीठी और काफी अच्छी लगती है, ठीक है। इससे वैसे ही अपभ्रंश देसी भाषा मिला हुआ है। मैं कहता हूँ विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा है। अतः हम भी इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार करेंगे। यदि आदिकाल के प्रकरण में पहले हम अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करके तब देसी भाषा की रचनाओं का वर्णन करेंगे। तो बच्चों, अभी तक मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इस पुस्तक का आपको सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 पेज ही पढ़ाया है, परंतु इस 10 से 12 पेज में कम से कम आपके 20 से 25 प्रश्न काफी आराम से तैयार हो गए, ठीक है। तो इस क्लास को आप लोग 2 से 3 बार जरूर देखिएगा, और ये क्लास आप सभी को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आदिकाल का प्रकरण 2 जो कि अपभ्रंश काव्य है उसको काफी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। इसी प्रकार करके मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक का हर दिन आप लोगों की क्लासेस लेके जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे या फिर जिससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो सभी काफी अच्छे से पढ़ाकर आप सभी का कवर करवा दूंगी। तो इसी प्रकार मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से संबंधित क्लास आप सभी के लिए हर रोज लेकर आऊंगी, ताकि जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हों या फिर जिन भी तथ्यों से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो सब आपके काफी अच्छे से तैयार हो जाएं। और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप सभी को टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। और बच्चों, जिन भी स्टूडेंट के पास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक नहीं है, कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है, तो वहां से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। वहां पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक का पूरा PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी दे रखी है, वहां पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।